आज के इस वीडियो में हमारे साथ चंदन सर आ रहे हैं, मिस्टर चंदन सर, जो कि काफ़ी दिनों से स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते आ रहे हैं बच्चों को। उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो आज वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के बीच। ऐसे हम क्लासरूम में हैं, कुछ बच्चे भी हैं, तो बच्चे भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सर से कि इंग्लिश सीखने के दौरान किस प्रकार का प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग। सर, पहला सवाल मुझे आपसे ये है कि आप काफ़ी दिनों से अंग्रेज़ी पढ़ाते आ रहे हैं बच्चों को, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चा अंग्रेज़ी बोलना सीख पाता है? आपका तरीका क्या है? आप किस तरीके से बच्चों को कन्विंस करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए? पहली समस्या ज़्यादातर विद्यार्थियों की होती है कि दे आर फंडामेंटली वेरी वीक। जी। ये हमारे एजुकेशन पॉलिसी की वजह से ऐसा आपको देखने को मिलता है। और हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो सभी गांव के बैकग्राउंड से ज़्यादा ही होते हैं, लगभग 90% बच्चे वैसे ही होते हैं। एंड उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज फर्स्ट। तो मैं कैसे कराता हूँ ये मैं बाद में आपको बताऊँगा। बेसिकली लैंग्वेज सीखने का जो एक्चुअल प्रोसेस है कि होना क्या चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे अच्छी और पहली चीज़ होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप बोलना चाहते हैं तो, कि आपकी लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए फर्स्ट। मतलब कि आपको सुनने आना चाहिए। वंस यू स्टार्ट लिसनिंग यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। तो जैसे आप सुनना शुरू करते हैं ना, तो 1-2 दिन में ये परिवर्तन नहीं आता, बट अराउंड 3 वीक्स इट टेक्स अराउंड। जब उस बच्चे की अगर वो लगातार रोज़ 1-8 घंटे सुनना शुरू करेगा तो 3 हफ्ते में वो सुनना शुरू हो जाता है, और वो सुनने से उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन्वायरमेंट को डेवलप करना। एंड वी आर लैकिंग इन्वायरमेंट, मतलब हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं होते हैं जो इंग्लिश बोलते हों, तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बट तो उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, जैसे कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस है कि रोज़ आप कुछ रीडिंग कर रहे हैं, रोज़ आप स्पीकिंग के लिए कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट्स ही सही, रोज़ आप लिसनिंग कर रहे हैं, रोज़ रीडिंग कर रहे हैं, रोज़ आपकी स्पीकिंग हो रही है। अगर ये 2-3 चीज़ें कुछ दिनों मतलब अराउंड 1 और 2 मंथ्स आई थिंक, आप 1-2 महीने भी अगर कोई भी बच्चा का उसको कैरी करता है तो उसका परिणाम उसको 1-2 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा। बट ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे कि हाउ यू अप्रोच द थिंग्स। मीन्स अब कौन करना चाहता है उसको उसी की प्राप्ति होगी। ये तो हो गया कि इनिशियल स्टेज में कि लिसनिंग इज़ द फर्स्ट थिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग इज़ द सेकेंड थिंग। अब मामला आता है कि बच्चे कैसे, हाउ दे कैन स्टार्ट। अगर वो किसी सरकारी स्कूल से पढ़े होते हैं तो फंडामेंटली दे आर वेरी मच पुअर एट इंग्लिश। तो उन्हें ना स्टार्ट करनी चाहिए कि दे शुड एक्चुअली व्हाट वी डू हियर इन द क्लासरूम, वी स्टार्ट विद द रिकॉग्निशन ऑफ द वर्ड्स फर्स्ट। वी लर्न द मैनर, कल्चर, कि कैसे उठते बैठते चलते बातचीत करते हैं, मतलब इंग्लिश के कल्चर के बारे में पहले पढ़ते हैं। देन वी स्टार्ट लर्निंग द रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन वर्ब है, वो कौन प्लेस्ड होता है सेंटेंस के किस भाग में आता है, एंड ऑल दैट थिंग्स वी लर्न इन द बिगिनिंग। वंस वी लर्न दैट, सपोज दैट कि मैंने आपको वर्ब का यूज़ पढ़ाया, तो वर्ब का यूज़ पढ़ाने के बाद उस वर्ब का इस्तेमाल क्या होता है, ये स्पोकन इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है। मैंने आपको एमीजार पढ़ाया तो बोले वो कहाँ से आया, कैसे आया, क्या कर सकते हो आप उसकी मदद से, या आपके क्या बोलने के काम में आएगा। तो वो ये उसको कहते हैं टीचिंग बेस्ड लर्निंग। मीन्स आप जो भी पढ़ाते हैं उसी को बेस्ड करके बुलवाने का काम होता है। तो बाय द हेल्प ऑफ दैट वी वर्ब वी कैन स्पीक अबाउट आवर फैमिली, फ्रेंड्स, villages, town, city life, and all this kind of topics we can deal with the verb of just be verb. तो ऐसी शुरुआत होती है, फिर इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाएंगे। महीने समय कुछ समय बीतता है तो
महीने 2 महीने बाद फिर टेंस वगैरह आते हैं, फिर जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उन सब का आधार यही होता है कि आज इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे उसी चीज़ को बोलना होता है। दिस इज़ हाउ वी गो अबाउट द कोर्स। और दूसरी चीज़ कि जो लोग एडवांस लर्नर होते हैं, जो थोड़ी एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं, उनके लिए अनिवार्य होता है कि दे शुड एटलीस्ट रीड अ नोवेल, दे शुड हैव एटलीस्ट अ गुड डिक्शनरी विद दम, एंड ये सारी चीज़ें फंडामेंटली एटलीस्ट नोवेल तो हम प्रिस्क्राइब करते हैं सभी को कि एनीबडी हु वांट्स टू हैव अ टेस्ट ऑफ इनफॉर्मल इंग्लिश स्पेशली, कि बातचीत की भाषा जिसे कहते हैं, वो टेस्ट जानने के लिए आपको केवल एक सोर्स होता है जहाँ से आपको इनफॉर्मल इंग्लिश देखने को मिलती है। तो वी रिकमेंड novels and some story books, vocabulary from them. तो these are the initiations that we do, and ऐसे ही धीरे धीरे they develop. If you have any question, you can ask me. आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है, जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो आपको किस प्रकार का प्रॉब्लम फेस करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हेजिटेशन बहुत होता है कि हम जो बोल रहे हैं सामने मतलब जितने लोग बैठे हुए हैं उस बात से हेजिटेशन बहुत होता है कि कहीं गलत ना हो जाए, या वर्ड में कोई कुछ बोल रहा है तो उसमें कुछ गलत ना हो जाए। सबसे बड़ी हेजिटेशन सामने से कोई हंसे या कमेंट्स, दैट्स ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, यस। देखिए, हेजिटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। चाहे आप कुछ भी सीखिए, स्पेशली लैंग्वेज के लिए जब आते हैं, भाषा बोलने की बात, तो लोगों को ज़्यादा हेजिटेशन फील होती है। उसके 2 कारण हैं। पहली कि आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, इतने साल तक कितनी बार ऐसा मौका मिलता है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और आप पोडियम पे आकर के कुछ बोल रहे हैं, लगभग न के बराबर, ऑलमोस्ट नन, और यहाँ आकर के कुछ बोलना ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। आप किसी स्टेज पे चढ़ जाएं, माइक पकड़ के खड़े भी हो सकें, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। सबके बस की बात नहीं होती है। तो हेजिटेशन होना स्वाभाविक है, इट हैज़ टू बी देयर। अब वो आपके साथ ही नहीं, सभी के साथ होता है। मैं भी सीखा था तो मेरे साथ भी होता, या कोई भी सीखेगा उसको होगी। अब तुमको रोकता क्या है? तो 2-3 चीज़ें तुम्हारे दिमाग में रहती हैं। एक, कुछ गलती होगी, राइट, सामने वाला हंस देगा, जो इज्जत प्रतिष्ठा है वो चला जाएगा, दाव पे है, राइट, ये दिमाग में आता है। दूसरी चीज़ कि हंस देगा तो फिर जो मेरी प्रतिष्ठा है वो दाव पे लगी हुई है। तो लोग अपने ऊपर इतने आडंबर डाल लेते हैं कि उनके मन में डर बैठना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई आदमी उसको खोना नहीं चाहता है। आपको यही लगता है कि आपने बहुत बड़ा रेपुटेशन बना के रखा हुआ। अब बोल दीजिएगा कि लड्डू की जगह पेड़ा कह दिया तो गड़बड़ी हो गई, आपको यही महसूस होगा हमेशा। लेकिन गड़बड़ी नहीं है वो, दैट इज़ अ पार्ट, वो हिस्सा है उसका, लर्निंग का एक पार्ट है। इसको एज ए नॉर्मल लेके चलते हैं ना, कि अगर मैं कुछ भी नया करता हूँ तो मुझसे गलती होगी। क्योंकि गलती और लर्निंग एक तरह समझिए एक ही सिक्के के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, कि जब भी लर्निंग आएगी मिस्टेक्स होगा उसके साथ, और जो इस मिस्टेक से बचने की कोशिश करेगा उसकी लर्निंग भी नहीं होगी। मतलब कि कोई आदमी एक बार में कोई गोल रोटी बेल नहीं लेता। आपने बेला है? कभी नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता, आपके साथ भी ना हुआ होगा। लेकिन इट कम्स विद द प्रैक्टिस, द की यू कीप ऑन रोलिंग। तो एक दिन आता है जब गोल होना शुरू होता है, राइट ना। लेकिन स्टार्ट में तो नहीं होता है ना, पहले तो श्रीलंका का ही फिगर बनता है, नहीं, वर्ल्ड का फिगर तो बना नहीं पाते आप ही नहीं, क्या कोई नहीं कर पाता, एक बार में किसी से नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। दूसरी बात कि तुम्हारे अंदर तुम जो अपने लिए जो ढाले हुए ना कि हम ये होंगे तो ये गड़बड़ी हो जाएगी, वो बुरा हो जाएगा, वो हंस देगा, रेपुटेशन चली जाएगी, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आप सोचो कि आपके साथ जो बेंच पे बैठे हुए लोग हैं वो कौन लोग हैं? क्या उसमें से कोई शेक्सपियर है या कोई मास्टर है? सब तुम्हारे ही जैसे हैं, ऑल आर लाइक यू।
नहीं, केवल अंतर है कि कोई थोड़ा एक दो को ज़्यादा जान गया, थोड़ा कम जान गया, नहीं तो सब सीखने ही वाला है। तो हंसेगा कौन? हंसने के लिए तो रीजन चाहिए ना कि अगर मैं कंप्लीट हूं और तुम थोड़ा इनकम्प्लीट हो तो मैं तुम पे हंस सकता हूं, लेकिन मैं भी इनकम्प्लीट हूं और तुम भी इनकम्प्लीट हो तो फिर हंसेगा कौन? नहीं। तो ये भावना को बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। आप सोचिए कि मेरे से गलती होगी, मैं गलती करने के लिए तैयार हूं, हंसेगा कौन मेरे पर? अगर वो हंसता, अगर मुझसे ज़्यादा योग्य होगा तो हंसेगा, नहीं। केवल डर की वजह से। अब मैं आपको बताऊं ना, पहले दिन से हो सकता है कि वेरी फर्स्ट डे यू कैन कम ओवर हियर एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश। केवल अपने मन से इस बात का डर हटा दो कि कौन क्या कहता है या कौन कैसे रिएक्ट करेगा। सर मेरा नेक्स्ट ये सवाल है कि इंग्लिश सीखने के लिए वोकेबलरी कहीं ना कहीं ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना वोकेबलरी को हम इंग्लिश को सही से ना बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना लिख सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है सिंपल कि हम अपने वोकेबलरी को कैसे इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि वोकेबलरी को ज़्यादा दिन तक तो याद नहीं रख सकते ना। हम ऐसा कुछ आइडिया ढूंढेंगे जिससे मेरा लैंग्वेज का पार्ट बन सके। जिस तरीके से हम हिंदी बोलते हैं तो कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम इजी वे में बोल लेते हैं। उसी तरह हम चाहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने वक्त कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एट ए टाइम जो बोलना चाहते हैं एकदम फ्रैंकली निकलना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, वोकेबलरी को कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे हम? चलिए, जहाँ तक शब्दों की बात है, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। अब कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं? तो ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि लिस्ट ऑफ द वर्ड्स बनाते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं एंड दे थिंक दैट दे कैन बी एबल टू स्पीक इट। लेकिन याद रखिएगा कि जिन जिन शब्दों को आप जानते हैं, ज़रूरी नहीं कि बोलते समय वो आपके मुंह से निकले हैं। जी। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो रिपीटेडली जिन शब्दों को आप बार बार बोलते हैं ना, वही चीज़ आपकी ज़ुबान पे चढ़ा होता है और वो निकलता है। और जो आपके माइंड में या आपके कॉन्साइंस में रहता है वो चीज़ें नहीं आती हैं। आप बैठ जाइएगा तो वो आपको याद आएगा, खड़े होकर बोलिएगा आपको याद नहीं रहेगा, बोलते समय याद नहीं रहता। ज़्यादातर समस्या यही है। तो इस समस्या से समाधान दो तरीके से की जाती है। पहली कि जिन शब्दों को आपको पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि आप एक वर्ड है एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट का मीनिंग आप देखिएगा तो लिखा रहेगा स्वीकार करना। अब प्रैक्टिकली लोग स्वीकार करने का भाव नहीं समझ पाते हैं। मतलब कि अगर आपको अपनी भाषा में उस चीज़ को स्वीकार करने का मतलब समझा दे कोई, कि स्वीकार का मतलब मैंने तुमको कुछ दिया तुम रख लो, इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, तो कहता है कि कोई चीज़ दिया मेरे को, हम रख लिए तो वो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, प्रैक्टिकली यही है, मीनिंग वाइज नहीं कहते। होता गया कि हर वर्ड का एक उसका लिटरल मीनिंग होती है, एक उसका उससे रिलेटेड निकला हुआ कैनोटेशंस कहलाता है। कैनोटेशंस क्या है? वो भाव पैदा करते हैं। अब जैसे पिजन एक वर्ड है, अब उसको डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका अर्थ होता है कबूतर, राइट। बट कभी आप देखिएगा कि पिजन मीन्स पीस लिखा हुआ रहेगा। अब बोलिए कैसे हो गया? बोले दैट इज सिंबल ऑफ पीस। जब भी शांति का प्रतीक की बात करें तो वो आपको कबूतर ही दिखाई देगा। पहले देखते कबूतर उड़ाते थे लोग, इसीलिए वो दैट इज अ सिंबल ऑफ पीस। वो उसका डिरिवेशन है, उसका कैनोटेशन है, उससे निकला हुआ भाव है। तो वर्ड के भाव को एक बार कोई समझ ले कि हाउ दिस वर्ड वर्क्स एंड उसको यूज़ करे, कम से कम एटलीस्ट अ वीक, एक आध हफ्ते तक, अगर ज़्यादा नहीं, मैं समझता हूँ अगर आप 5 शब्दों का एक लिस्ट बनाएं, जस्ट 5 वर्ड्स एवरी डे, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब आज किया है तो कल भी करूँगा, कल किया परसों भी करूँगा, तरसों भी करूँगा, नरसों भी करूँगा। अगर ये कॉन्स्टेंटली, अगर 5 शब्दों को 24 घंटे आपके पास समय रहता है, 5 वर्ड्स यू हैव टू रिपीट एंड फील इट, और बार बार उसको अगर आप बोलिएगा तो वो क्या होगा, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। भाषा बेसिकली कोई सब्जेक्ट टाइप का नहीं होता है, इट शुड बी द पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब आप नहा रहे हैं, धो रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्टिल द थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड। तो ये कहलाता है कि ये मेरे लाइफ के अंदर है, मतलब मैं इसको जी रहा हूँ, आई एम लिविंग इट। और जो लोग इस भाषा को इस रूप में लेते हैं ना कि आई एम लिविंग इट,
उसके लिए बहुत आसानी से इन चीज़ों पर काबू पाई जा सकती है, एंड दे कैन कंट्रोल इट एंड दे कैन इम्प्रूव इट। और वर्ड्स की बात वही मैं आपको कहने 5-5 शब्दों का एक लिस्ट बनाना चाहिए, उसको फील करना चाहिए, नॉट कि समझना चाहिए, ना कि याद करना चाहिए। यू शुड फील इट, व्हाट द वर्ड इज़, व्हाट द मीनिंग इज़, इसके अंदर क्या भाव आता है उसको एक बार समझने की। और इसके लिए आपको ना एक अच्छी डिक्शनरी रखनी चाहिए। और अच्छी डिक्शनरी आप किसे कहेंगे, तो 2-3 डिक्शनरियाँ हैं। अपर लेवल के लिए आती है आपको एक ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, सेकेंड आती है लॉन्गमैन की डिक्शनरी, और एक और थर्ड भी है, बट दीज 2 आर द बेस्ट वंस अवेलेबल। तो कोई भी लर्नर के पास ये डिक्शनरी होनी चाहिए। मोबाइल काम नहीं करता है, याद रखिएगा। मोबाइल इज़ जस्ट ओनली अ मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट द नॉलेज एट ऑल। ज़्यादातर लोग जो है आजकल मोबाइल से ही काम चलाते हैं, वर्ड देखना है, टाइप कर दिए, बात खत्म। लेकिन जब आप डिक्शनरी उलटिएगा तो वो डिक्शनरी केवल वर्ड नहीं पढ़ाता आपको, वो मीनिंग ही नहीं, मीनिंग के अलावे आपको उसका रूट वर्ड बता देगा, कहाँ से आया वो, उसका थेसरस, वो उससे बनने वाले सारे फ्रेजेस बता देगा आपको, उसके जितने यूसेज हैं, इस्तेमाल होते हैं, वो सब बता देगा आपको। आप अगर मान लीजिए गो है, अब गो का मीनिंग ढूंढिएगा तो क्या अर्थ आएगा, जाना, है ना, अब इतना ही है। लेकिन कहीं पे लिखा हुआ है गो मैड, तो आप क्या कहिएगा, क्या मीनिंग आ गया वहाँ? या कहीं पे लिखा हुआ गो ग्रीन, अब क्या कहे, ग्रीन जाओ, बोले नहीं, आप तो एक वर्ड का मीनिंग जानते हो, वो लिटरल मीनिंग जानते हैं आप शाब्दिक अर्थ जानते हैं, उसको आप जाना नहीं कि गो। और भी आप डिक्शनरी उलट के देखिए, अब गो का इस्तेमाल आपको 5 से 6 पेजेज में मिलेगा। अब क्या है वो 6 पेजेज में कैसे लिखता है वो, क्या ऐसा लिख दिया? तो वो डिक्शनरी पढ़िएगा तब ये वो चीज़ें आएंगी, या कोई मास्टर आपको ये नहीं पढ़ा सकता। ये सेल्फ स्टडी की चीज़ है। मतलब आप जो वर्ड यूजेस देखते हैं, आप जनरली जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में देखिए, क्लोज टेस्ट होता है, एंटीनिम्स होती है, सिनोनिम्स होती है, इन सभी में आप एक चीज़ देखिएगा, एक्चुअली कॉम्पिटिटिव ग्रामर इज ऑल अबाउट द वोकेबुलरी। 80% शब्दों का ही खेल होता है वो। और वो शब्द वो जो कभी आते हैं कि एक ही जैसे मीनिंग वाले 4 शब्द दिए गए हैं और कहेगा कि इससे मैच करा के दिखाइए कि इससे मिलता जुलता कोई मीनिंग है, कि एडमिट मतलब स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है, कन्फेस मतलब स्वीकार करना होता है। अब तीनों का मीनिंग तो स्वीकार करना होता है। तो हम लोग तो यही सोचते हैं कि अंग्रेजी में ऐसा होता है कि एक हिंदी वर्ड के लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं। बोले भाई ऐसा नहीं है, वो सब अलग अलग किस्म का स्वीकार करना है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? कोई किताब में नहीं मिलेगा, ये डिक्शनरी से ही मिल सकता है। और डिक्शनरी में देखिएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि कन्फेस मतलब अपने गिल्ट को स्वीकार करना, एडमिट मतलब सच्चाई को स्वीकार करना, और एक्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना। अब ये आपको जब तक पता नहीं रहेगा, आपके लिए तो एक ही को मीनिंग है, तो वो हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो वी मस्ट हैव अ गुड डिक्शनरी फर्स्ट। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ जाकर इंग्लिश बोलते समय मतलब होता है कि वर्ड्स का रेपिटेशन होने लगता है, मतलब सोचते हैं ये कि इसके बाद क्या बोले, ये समझ में नहीं आता। वहाँ पे सिर्फ वर्ड्स बार बार रिपीट होने लगता है, दिमाग में आने लगता है कि इसके आगे क्या होना चाहिए, ये सही है या फिर ये गलत, यही सब। तो इसको कैसे दूर किया जा सके? एक्चुअली जब आप कुछ शब्दों को जान रहे होते हैं और मेरे बोलते समय वो शब्द अगर नहीं निकलते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, कॉन्शियसली उसको कोशिश करते हैं कि जो वर्ड मैं जानता हूं उन्हें मैं रिकॉल करूं। लेकिन उस चक्कर में क्या होगा कि जैसे आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा तो जो आपका पहला रिदम जो बोले जा रहे थे वो टूट जाएगा, और जो नॉर्मली आप बोल सकते थे वो भी आप लटक जाएंगे। ऐसा होता है। आप जानबूझ करके एक पर्टिकुलर शब्द को एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि मेरा मन है कि हम यहाँ पे ये वर्ड लगावे, मेरे को मालूम है, अब वहाँ पे हम वही वर्ड लगाएंगे, ऐसा आप जानबूझ करके कॉन्शियसली नहीं कर सकते। अगर ऐसा कीजिएगा तो फिर वो जो रिदम होता है स्पीकिंग का वो टूटेगा ही टूटेगा, और हो सकता है पहले जो आप बोले वो आप मिस कर जाइएगा, आगे का तो ब्लैंक हो जाएगा बिल्कुल। तो कॉन्शियसली यू कैन नॉट मेक एफर्ट टू यूज़ दैट पर्टिकुलर वर्ड अनटिल एंड अनलेस, कि जब तक कि उन शब्दों का इस्तेमाल आप पहले नहीं किए हुए हैं तब तक आप उन्हें पुनः यूज़ में नहीं ला सकते।
तो ये जो मैं कहता हूँ ना कि लाइफ में लाने का बात, तो लाइफ में लाने का मतलब यही है कि उन शब्दों को बार बार मेरा दिमाग पढ़ रहा होता है, बोल रहा होता है, सोच रहा होता है। तो जो चीज़ें आपके दिमाग में बार बार सोचती है, बोलती है, पढ़ रही होती है, वही चीज़ें आप बोल सकते हैं। जितने शब्द आप जानते हैं वो सभी नहीं बोल सकते आप। आपको ऐसा फील होता है कि जब कभी कि हमको तो ये वर्ड मालूम था लेकिन बोलते समय दिमाग में ना आया, वो इसीलिए होता है। तो वो शब्द है जो सेव हो गए। ये ऐसा है जैसे आप अपने अकाउंट में पैसा को डाल दिए है, निश्चिंत है, अब उससे लेना देना कुछ है नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो ट्रांजैक्शन बना रहे, अगर उस पैसा को डालें हैं वो आते जाते रहे, यूज़ होता रहे अगर, तो वो चीज़ें आप यूज़ करने लायक हो जाइएगा। वर्ड्स को यूज़ करने के लिए आपको उन शब्दों को लाइफ में लाना पड़ेगा। आपको पढ़ाई के अलावे समय में यूज़ करना होगा, बोलना होगा जानबूझ करके। तो जानबूझ करके जब फ्री समय में बोलिएगा ना, तो फिर इस स्थिति में आकर भी आप बोल सकते हैं उन चीज़ों को। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस अपॉन दैट पर्टिकुलर वर्ड। ये काम कीजिएगा, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। यानी वर्ड्स पे बार बार उसको बोलो, जब भी फ्री हो, मेक सम सेंटेंसेस एंड ट्राई टू मेक इट हैपन। वो हेल्प हो जाएगा, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। सर जैसे हम ऑनलाइन कोई इंग्लिश वीडियो देखते हैं या इंटरव्यू का, तो बहुत सारे वर्ड वो बोलते हैं जो समझ में नहीं आता। मतलब कभी कभी समझ भी जाते हैं उस वर्ड को, तो अगर डेली लाइफ में यूज़ करना भी चाहते तो उसको नहीं कर पाते। और बहुत सा ऐसा वर्ड होता है जो हम समझ भी नहीं पाते, सुन लेते हैं उसको तो फिर भी नहीं समझ पाते। देखिए, जहाँ तक वोकेबलरी की बात है, तो जो लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं दे यूज़ स्टैंडर्ड इंग्लिश। आप कहिएगा स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या होती है? तो स्टैंडर्ड इंग्लिश का अर्थ है, यानी अर्थ क्या मतलब, एक लेवल ऑफ इंग्लिश है वो। मतलब जैसे मान लीजिए आप नॉर्मली हम लोग किसी को कहते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन यू, तो डिपेंड्स ऑन कॉमन। लेकिन अगर कोई आपको कहता है इट्स अप टू यू, अब बोलिए अप टू क्या है? तो कहता है यही स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो जो वोकेबलरी वो लोग यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है। इसीलिए बहुत बार आपको ऐसा महसूस होगा जो कि वो शब्द मुझे नहीं आते, लेकिन उनको जानने के लिए ना आपको पेपर पढ़ने होंगे। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो फिर आपको कोई ऐसा शब्द नहीं आएगा जो आप नहीं जानेंगे, बशर्ते आप कम से कम 3 महीने अखबार पढ़ जाइए। और उसको पढ़ने के लिए थोड़ी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, यू नीड टू हैव, कि भाषा का ज्ञान बढ़िया होना चाहिए, देन आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वो एक्चुअली हाँ, इंग्लिश पेपर। अब पेपर जब तक आप पढ़िएगा नहीं तो वैसे शब्द आपको मिलेंगे नहीं। यहाँ तो कॉमन शब्द का इस्तेमाल होता है, हम लोग जनरल इंग्लिश पढ़ते हैं। अब वहाँ स्टैंडर्ड का, जैसे मैंने यूट्यूब वाला वीडियोज़ मैंने आप लोग को रिकमेंड किया था, ठीक है। अब ऐश्वर्या राय बोल रही है तो वो कॉमन वर्ड थोड़ी यूज़ करती। इंटरनेशनल पर्सनालिटी इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज़ करती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश बोलती है। तो वो वोकेबलरी आपके हो सकता है कि कुछ शब्द उसके आपको समझ में ना आए। लैंग्वेज अच्छा करने के लिए ये सब कुछ तो उसी संबंध में बात हो रही है। इट्स ऑल अबाउट द लैंग्वेज की हाउ यू कैन इम्प्रूव इट। ग्रामर्स आर फॉर द राइटिंग पर्पसेस, इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। खासकर लर्नर के लिए तो बिल्कुल नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया बेस्ट, वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। मिस्टेक्स मैंने कहा ना, लर्निंग इज़ अ पार्ट एंड द मिस्टेक्स आर द सेम, तो वो दोनों को आप एक इक्वल मान के चलिए। और जहाँ तक ग्रामेटिकल करेक्टनेस की बारी है, तो ग्रामेटिकल करेक्टनेस इनफॉर्मल इंग्लिश में तो खैर उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फॉर्मल इंग्लिश में अप टू टेंस यू शुड बी एबल टू मेक द करेक्ट वर्ड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस।
तो शब्दों का एक सही क्रम सजाना मुझे आना चाहिए एटलीस्ट 10th तक तो। और स्टार्ट के लिए वरीड मत होइए, क्योंकि आप अपनी भाषा को प्रॉपरली ठीक से बोल नहीं पाते हैं। मतलब आपकी मातृभाषा में आप कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग को लेकर वरीड हुए हैं कि समस्या खड़ी हो रही है कि खड़ा हो रहा है? कभी सोचे हैं? कभी नहीं सोचे आप? बोले क्यों नहीं सोचे? जबकि समस्या खड़ी होती है, खड़ा तो होता नहीं है। समस्या स्त्रीलिंग है, ऐसे महिलाएं। लेकिन तुम कभी चिंतित नहीं हुए उसको लेकर के। तो जब अपनी भाषा को लेकर चिंतित इतना नहीं हो तो अंग्रेजी को लेकर क्यों चिंतित हो रहा है? जो दूसरे की भाषा है, हम तो सीख रहे हैं, तो गलती तो होगी मेरे से। तो उसके लिए करेक्टनेस के लिए ज़्यादा वरीड मत होइए, ये अपने आप इम्प्रूव होता है। जैसे कि स्टार्ट में नहीं आया, धीरे धीरे जैसे सीखना शुरू किए तो आपको अपने फील होने लगेगा कि कहाँ पे मुझसे गलती हो रही है, कहाँ पे काम करना है मुझे। तो वो सेल्फ क्या रियलाइजेशन होती है वो, और सेल्फ रियलाइज हो रहा का मतलब है तुम सीख रहे हो, वो चीज़ें इंप्रूव होती है। ग्रामर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड होने का जरूरत नहीं कि मैं जो बोलूँगा उसमें कितना ग्रामेटिकल करेक्ट होगा, तो यू नॉट टू वरी अबाउट दैट। सर आई होप कि आप जो भी एक्सप्लेन किए हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप जिस तरीके से वर्ड को कैसे इम्प्रूव करना है, इंग्लिश को कैसे सीखना है, हेजिटेशन को कैसे रिमूव करना है, आई थिंक कि इट इज़ रिमार्केबल। आप जो भी एक्सप्लेन किए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर इस रास्ते को अपनाते हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छा स्पीकर बनेंगे और अच्छा अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। यस सर। तो सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।